टॉपिक है अपना शिरोरोग। तो देखते हैं शिरोरोग में से क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे हम उनको याद रखेंगे और आंसर करेंगे। सबसे पहली बात तो वही है, जब जब हम सलाइके की पढ़ रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा संख्या का बन रहा है कि किसके कितने टाइप है, किसने कितने मान रखे हैं। ये हमेशा शुरू से नेत्र रोगों से बात पूछी जा रही है। तो अपने चरकाचार्य, काश्यपाचार्य और भेलाचार्य ये लोग जो है शिरोरोगों के 5 भेद माना करते हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज, VPKS प्लस कृमिज। ठीक है। सुश्रुत जी हैं, अपने माधव है, भाव प्रकाश है, योग रत्नाकर है, ये लोग 11 भेद माना करते हैं। तो 11 भेद इनके कैसे कैसे बनते हैं वो एक बार देख लेते हैं। ओके, तो 11 भेद में इनके में बनते हैं 5 तो वही ले लेते हैं जो अपने चरक आचार्य ने ले रखे हैं, VPKS प्लस कृमिज, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। चरक आचार्य के अकॉर्डिंग हृदय रोग के और शिरोरोग के दोनों के 5-5 ही भेद होते हैं, VPKS प्लस कृमिज। फिर आप आ जाओ सुश्रुत जी में और बाकी क्या क्या है। तो इसके अलावा एक इन्होंने रक्तज भेद और माना हुआ। ठीक है, 5 तो यही हो गए जो इन्होंने मान रखे। 6th में इनका मैं रक्तज याद रखो तो इनका बेसिकली हुआ VPKRS प्लस कृमिज। ओके, फिर इन्होंने एक क्षयज भेद ऐड किया है। और उसके बाद ये 4 बड़े फेमस रोग है: संखक, सूर्यावर्त, अनंतवात और अर्धावेदक। ठीक है, टोटल आप ऐड करोगे तो 6 ये हो गए थे। ठीक है, 7, ठीक है 7 और 7 और 4 और ऐड करोगे तो 11 हो जाएंगे कंप्लीट। ओके, ठीक, इजी है। चरक आचार्य के 5 आपको याद रहते ही होंगे। ठीक है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज, VPKS कृमिज। सुश्रुत जी में जब जाएंगे तो आपके जो है ऐड होंगे रक्तज, क्षयज, 2 ऐड हुए, प्लस 4 फेमस रोग हैं ये: संखक, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धावेदक। ये काफी फेमस नाम है, तो आपको ना भी चाहोगे तो भी ये याद हो जाएंगे, इतनी कॉमनली रिपीट होंगे ये नाम। फिर आप ऐड यहाँ पे पढ़ो नेक्स्ट पे, वाग्भट और सारंगधर आचार्य ये लोग जो है 10 ही भेद मानते हैं। अब 10 में इन्होंने क्या प्लस और क्या माइनस किया होगा जो ऊपर हमने याद रखे हैं, सुश्रुत, माधव, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, उसमें तो 11 ऊपर थे सुश्रुत जी के। ठीक है, उसमें से इन्होंने क्या किया, अनंतवात और क्षयज ये 2 शिरोरोगों के भेद जो है इनको हटा दिया और ऐड क्या किया है, ऐड इन्होंने किया है शिरोकंप। तो इसके लिए हम याद रखते हैं कि वाग्भट और सारंगधर है ना अपना, इनको अनंत क्षय से शिरोकंप होने लगा। जैसे मान लो कि कोई इंसान है और उस इंसान को क्षय रोग हो जाए, और क्षय रोग भी कैसा हो जाए, अनंत है, मतलब बहुत ही ज्यादा इनफाइनाइट तक क्षय हो गया, तो उसका सिर जो है ना वो कांपने लग जाएगा, तो इतनी भी पावर नहीं बचेगी कि सिर को भी ठीक से होल्ड कर पाए। तो अनंत क्षय से शिरोकंप हुआ, इससे आपको 3 नाम याद हो जाएंगे। ये लाइन लिख लेना और इसमें वाग्भट का नाम डाल लेना। अनंत क्षय से वाग्भट को, और साथ में वाग्भट सारंगधर दोनों रहेंगे वैसे तो, वाग्भट सारंगधर को शिरोकंप हुआ। ओके, तो अनंत और क्षय, इससे आपको याद आएगा अनंतवात और क्षय शिरोकंप से आपको याद आएगा कि शिरोकंप एक नया नाम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पे याद हो जाएगा। और भाव प्रकाश और योग रत्नाकर इन्होंने सुश्रुत के समान माने हैं। इसके लिए हम वही कॉमन अपना याद रखते हैं जो हम कर्ण रोगों में भी पढ़ रहे थे, कि जब सिक हो जाता ना, सुश्रुत जी बीमार पड़ गए, एक बार सिक हो गए, जब बीमार पड़ेंगे तो भाई तो साथ में आता ही है कि नहीं, भाई तो भाई के साथ निभाएगा ही। तो सिक में भाइयों से यहाँ पे मतलब था भाव प्रकाश और योग रत्नाकर, ये सुश्रुत जी के साथ रहते हैं, भाइयों विद सुश्रुत होते हैं, यानी कि सुश्रुत ने जितने भेद मान रखे हैं उतने भेद भाव प्रकाश और योग रत्नाकर भी मानते हैं शिरो रोगों में, कर्ण रोगों में। इस तरह करके आप एडजस्ट कर लिया करो। वही मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि चीज़ें इस हिसाब से याद किया करो कि वो लॉन्ग टर्म में याद रहे। भाई आयुर्वेद के एग्जाम में अगर आपको सफल होना है तो यही लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, कि ऐसे याद करो कि लंबे टाइम तक याद रहे, प्लस रिवीजन तो जरूरी है। रिवीजन के लिए 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीने वाला अपना जो वही रूल चलता है कॉमन साइंटिफिक, वही याद रखा जाता है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे, ये तो थे शिरोरोग। इसके अलावा है ना कपालगत व्याधियां भी होती है, ये दोनों डिफरेंट हैं। शिरोरोग अलग है, कपालगत व्याधियां अलग होती हैं। कपालगत व्याधियों की संख्या जो है 9 मानी हुई है। ठीक है, कपालगत व्याधियों की संख्या है 9 मान रखी है। कपालगत व्याधियां जो है वाग्भट भी मानते हैं, सारंगधर ने भी मानी हुई है। वाग्भट जी देखो क्या कुछ बता रहे हैं, ये नाम लिखे हुए हैं: उपशीर्षक, पिटिका, अर्बुद, विदर्धी, अरुणसिका, दारुणक, इंद्रलुप्त, खालित्य, पालित्य, ऐसे करके नाम लिखे। एग्जाम में क्या करता है, इन नाम को रख देगा और पूछेगा निम्न में से कौन सी कपालगत व्याधि है या नहीं। पहले तो इतनी बोलेगा किसने मान रखी है, कितनी संख्या में मान रखी है, निम्न में से कौन सी को उसमें इंक्लूड किया है, कौन सी को इंक्लूड नहीं किया। तो फिर हम क्या करें, तो हम क्या करते हैं कि हमें सारे नाम याद करने पड़ेंगे।
और याद करने पड़ेंगे तो फिर उसके लिए वही है कि कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो फिर आप याद लगाओ, ये वाला लगाओ एक तो, ठीक है। यूपीए वादे खाली पीली, ठीक है, खाली पीली या खाली पाली से कपालगत रोग हुए, ठीक है, कपालगत रोग हुए या कपालगत व्याधियां हुई, ठीक है। यूपीए, यू से उपशीर्षक हो जाएगा, पी से पीटिका हो जाएगा, ए से अर्बुद हो जाएगा, वी ए डी ई, वी से विदर्दी हो जाएगा, ए से अरुंसिका हो जाएगा, डी से दारुणक हो जाएगा, ई से इंद्रलुप्त हो जाएगा। खाली पाली, खालित्य और पालित्य से कपालगत व्याधि। सपोज करो कोई इंसान आपको कोई वादा कर दे और वो वादा है ना फिर वो तोड़ दे, मतलब खाली खाली पीली वादा हो गया, मतलब कि खाली है, कुछ भी नहीं उसमें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सामने वाला तो परेशान होता है ना, तो उसको कपालगत रोग हो जाते हैं कि यार कैसे मेरे से वादा किया था फिर वादा तोड़ दिया। तो यूपीए वादे खाली पाली से कपालगत रोग हुए, ऐसा करके आप याद रखना। और 9 व्याधियां जो है इन्होंने मान रखी है। ओके, अब इसमें से कुछ एक व्याधियां हैं, जैसे दारुणक है यहाँ पे। तो दारुणक जो है वो सुश्रुत जी उसको माना करते हैं शुद्र रोगों में, जबकि वाग्भट ने रख रखा उसको कपालगत व्याधियों में, ठीक है। अरुंसिका इसमें आ रखी है, अरुंसिका को भी सुश्रुत जी शुद्र रोग में माना करते हैं। मैं इसको नोट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। दारुणक, दारुणक को हम वहाँ पे शुद्ध रोग में जब पढ़ते हैं तो डैंड्रफ से कंपेयर किया करते हैं, ठीक है। तो दारुणक को सुश्रुत जी शुद्ध रोगों में मानते हैं। शुद्ध रोग वाला चैप्टर भी पूरा हम निमोनिक फॉर्म में कहानी की तरह ही याद कर लेते हैं, बड़ा आसान सा चैप्टर है। हर डिजीज की एक दो तो लाइन ही है वहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ सालाक्य में चलने लग रही ना, एक दो लाइन है हर डिजीज की, तो उसमें कुछ बचता ही नहीं, फिर वो इजीली याद हो जाता है। जरा सी कहानी लगाओ याद हो जाएंगे। सुश्रुत जी ने इसको शुद्ध रोगों में माना हुआ है, वाग्भट ने यहाँ इसको कपालगत रोग में रखा हुआ है, कपालगत व्याधि, ठीक है जी। और अरुंसिका, अरुंसिका जो है इसको भी सुश्रुत जी जो है वहाँ पे शुद्ध रोगों में रख रखा है उन्होंने, शुद्ध रोग। और इसमें दोष बता रखे हैं उन्होंने, कफ रक्त प्लस में कृमि, कफ और रक्त प्लस में कृमि, ठीक। इसके सबके निमोनिक हम वहीं करेंगे जब शुद्ध रोगों में जाएंगे तो। और क्या क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, यहाँ पे देखो एक उपशीर्षक का इन्होंने वर्णन कर रखा है, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन आता है कि उपशीर्षक का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है, तो संग्रह ने किया है, देन हृदय ने किया है, ये दोनों ऑप्शन में ना हो तो सारंगधर ने किया है। क्योंकि ऐसे सीक्वेंस में इसलिए याद रखना पड़ता है, कई बार ऑप्शन देता है उपशीर्षक का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है, सारंगधर ने, भाव प्रकाश ने, योग रत्नाकर ने, नन ऑफ दीज, ऐसा करके आ गया मान लो। तो उसमें से नन ऑफ दीज नहीं भी लगाया, उसने दूसरा कुछ लगा दिया, चरक लगा दिया। तो अपने को ये देखना होता है कि उन दिए हुए ऑप्शंस में सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है, तो उस टाइम पे सारंगधर हो जाता है, क्योंकि उन चारों में तो उन्होंने ही वर्णन पहले कर रखा है, ठीक है। संग्रह हो तो पहली चॉइस संग्रह, हृदय हो तो फिर दूसरी चॉइस हृदय हो जाएगी, सारंगधर हो तो संग्रह, सारंगधर ने तीसरी, ये सर्वप्रथम वर्णन का इनका सीक्वेंस चलता है। फिर देखो आप सारंगधर आचार्य जो है उन्होंने उपशीर्षक जो डिजीज है इसको कपालगत रोगों में भी रखा हुआ है और बाल रोगों में भी रखा है। कपालगत रोग उन्होंने 9 माने हुए हैं, बाल रोग उन्होंने 22 माने हुए, दोनों के अंदर इसको रिपीट किया हुआ है। ओके, है क्या आखिर ये उपशीर्षक रोग, तो ये है ये चीज, ये जो श्लोक नीचे लिखा हुआ है ये उपशीर्षक रोग का ही है। इसमें हुआ क्या है, जो कपाल है यानी कि स्कल हो गया अपना, ठीक है, उसमें गर्भस्थ जो शिशु है उसी में वात प्रकोपित हो गया, पवन जो है दुष्ट हो गया, और फिर पवन ने दुष्ट होकर क्या किया, स्वेलिंग कर दी वहां पे। और वो स्वेलिंग कैसी है, नीरुज, पेनलेस है, कोई पेन नहीं हो रहा। जनरली वातिक स्वेलिंग होती है तो पेन होता है, इसमें वातिक है लेकिन कोई पेन नहीं हो रहा है। और सवर्ण है, मतलब कि जो स्किन का कलर है वही सेम स्वेलिंग का भी कलर है, कलर में कोई चेंज नहीं है। चेंज नहीं है कहने का क्या मतलब है, कोई इन्फ्लेमेशन एज सच वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है एक्टिव, ठीक है, कि जो कलर वगैरह वहाँ पे चेंज कर सके। तो सवर्ण है, नीरुज है, पवन की वजह से हुआ है, गर्भ में ही जो है पवन दुष्ट होने से ये हो गया है। ओके जी। अब जब हम इसको वो पढ़ेंगे कुमार वृत्ति, तो इसको कंपैरिजन वगैरह किए जाते हैं, जो हाइड्रोसिफेलस और इस तरह की कई कंडीशंस होती है उनमें। फिर देखो अगर ये नई है मान लो, ठीक है, अभी अभी के अभी एक्यूट में ही आप अगर इसको ट्रीट कर रहे हो, जैसे जन्म के तुरंत बाद अगर इसको ट्रीट करने जा रहे हो तो आप इसमें सिंपली जो है वात व्याधि वाली चिकित्सा कर दो तो ये ठीक हो जाएगी। ओके, अगर आप इसको बाद में ट्रीट करते हो, नई नई में ट्रीट नहीं किया, ये जो स्वेलिंग थी, ये जो सोफ था, इसके पक्व हो जाने के बाद आप इसको ट्रीट करने लग रहे हो, तब आपको विदर्धी यानी कि एब्सेस वाला जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है आयुर्वेद में, वो एब्सेस वाला ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा,
ठीक है, यही बात हिंदी में लिखी हुई है कि नवीन है, जन्म के तुरंत पश्चात आप करने लग रहे हो तो वात व्याधि वाला ट्रीटमेंट कर दो, अगर पक्व हो जाने के बाद कर रहे हो तो विदर्दी एब्सेस वाला ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप यूज कर दो। अब यहाँ नेक्स्ट पे चलिए आप, शिरो रोगों से रिलेटेड में कुछ योग वगैरह हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि बड़े कॉमन से हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो उनको हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। अपने चरक आचार्य, आपको पता ही है चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 26 जो है त्रिमर्मी चिकित्सा वाले में शिरो रोगों वाले योग बता रखे हैं। तो मयूर घृत है, वहाँ पे महामयूर घृत है जो शिरो रोगों में काम आया करता है। ठीक है जी, महामयूर घृत को आत्रेय पूजितम कहा गया है और बंध्यासुत प्रदम भी कहा गया। आयुर्वेद में आप देखो कई सारे योग ऐसे होते हैं जो बंध्यासुत प्रदम का है, मतलब इनफर्टिलिटी में भी काम आने वाले होते हैं। उनका रोगाधिकार कुछ ही चल रहा होता है लेकिन उसमें फिर भी लिखा होता है कि इनफर्टिलिटी में ये काम आते हैं। जैसे मयूर और महामयूर घृत है, वैसे ही चरक आचार्य ने कहा है कि आप आखू घृत और महाआखू घृत भी बना सकते हो, कुकुट घृत महाकुकुट घृत भी बना सकते हो, हंस घृत और महाहंस भी बना सकते हो, ससाक घृत और महाससक घृत भी बना सकते हो। सेम, बस उसमें मयूर की जगह आखू चूहे का यूज, उसमें मुर्गे का यूज, उसमें हंस का यूज, उसमें खरगोश का यूज, ऐसे यूज हो जाएंगे। इसके अलावा विदारी गंध आदि तेल है, ठीक है, सहचर आदि तेल है, महानिम्ब आदि तेल है, प्रपोंड्रिक आदि तेल है, ये सब के सब शिरो रोग में जो है चरक जी ने बताए हुए हैं। फिर आप आगे चले जाओ, नेक्स्ट पेज पे देखो, अन्य शिरो रोग के जो फेमस योग हैं, तो उसमें एक है रस चंद्रिका आदि वटी। ठीक है, रसेंद्र सार संग्रह ने ये बताई हुई है। जब रस के हिस्ट्री में जाएंगे और हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद में भी पढ़ेंगे रस वाली बातें, तो वहाँ पे आप ये नोटिस करोगे कि क्या कुछ जो है बुक्स आई हुई है। रस चंद्रिका वटी जो है उसका अनुपान शीतल जल है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी कि रस चंद्रिका वटी का अनुपान क्या है, तो रस चंद्रिका वटी का अनुपान जो है शीतल जल हुआ करता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसे योग हैं जिनका शीतल जल अनुपान रहता है, ये कुछ ऐसा यूनिक नहीं है। जैसे एक फेमस है सुदर्शन चूर्ण, सुदर्शन चूर्ण जो कि ज्वर में दिया जाता है, उसके बारे में भी एक पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उसका अनुपान क्या होता है। तो सुदर्शन चूर्ण जो कि ज्वर में फेमस है, उसका अनुपान भी जो है शीतल जल रहता है। ठीक है, अनुपान क्या रहता है, शीतल जल। ओके, ये आप याद करना। फिर आप आ जाओ, भावना आर्द्रक स्वरस की है, ठीक है, और कुछ खास अभी फिलहाल नहीं देखेंगे। सिरो वज्र रस, इसको देखो, सिरो वज्र रस को, ठीक है, सिरो वज्र रस कह लो या सिरे सूल आदि वज्र रस कह लो, ये जनरली सेम माना जाता है, लेकिन मेन जो टर्म है वो सिरो वज्र रस है। रसेंद्र सार संग्रह वैसे रत्नावली में टर्म आ रखी है, पारद गंधक लोहताम्र डला हुआ है, इसको तो छोड़ो, इतना याद ना रख पाओ तो कम से कम भावना द्रव्य पे एक बार नोटिस करना। ठीक है, 10 मूल क्वाथ की भावना दी गई है, चंद्रनाथ नाम के आचार्य ने इसको बनाया हुआ है, इसका अनुपान है अजाचीर, बकरी का दूध और शहद। फिर आप आ जाओ नेक्स्ट पे, चंद्रकांत रस, ये भी रसेंद्र सार संग्रह का बताया हुआ। ओके, चंद्रकांत रस अनुपान इसका अभी के लिए देखो, इतना ही देखो कि चंद्रकांत रस जो है शिरो रोगों में काम आ रहा है। फिर एक अर्धनारीश्वर रस है, इसमें देखो इसको कफ प्रधान शिरो रोगों में यूज किया जाता है। फिर एक रुद्र तैल है, ये योग हैं, बस इनको याद करना आपको कि योग हैं और इसी डिजीज में मेनली जैसे शिरो रोग का रोगाधिकार है तो उसमें एक काम आ रहा है। रुद्र तैल जो है मुख नासा अक्षी शिरो रोग इनमें काम आया करता है, काल अग्नि रुद्र नाम के आचार्य ने इसको बनाया था। गुंजा तैल, ठीक है जी, गुंजा तैल शिरो रोगों में भी काम आ रहा है, गुंजा तैल गंडमाला में भी काम आता है। गुंजा से मिलते जुलते योग कुछ एक और भी हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे गुंजा भद्र रस, गुंजा गर्भ रस, ये उरुस्तम डिजीज में काम आते हैं। उरुस्तम में ज़्यादातर जो मस्कुलर डिस्ट्रोफीज हैं वो डिजीज रहती है, जैसे कि आप देखोगे तो आपके सिलेबस में उरुस्तम में ही गुलियन बारी सिंड्रोम जो है GBS वो मिलेगा आपको, मोटर न्यूरॉन डिजीज मिलेगी, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफीज मिलेंगी, ये सब जो है ठीक है इसी में मिलती है उरुस्तम के ही प्रकरण में। गुंद्रा भस्म कल्क जो है ये उपदंश में मिलता है। कुमारी आसव जो है उदर रोग की जो श्रेष्ठ औषधि है, ये सोढल की एक बुक होती है गद निग्रह, उसमें पहले आई हुई है, ये मिलते जुलते टर्म थे इसलिए साथ में लिख दिए। कुमारी तैल भाव प्रकाश ने इसमें बता रखा है। धूस्तर तैल जिसमें धतूरा पड़ा वो भी शिरो रोग में है। फिर आप आ जाओ षडबिंदु तैल, षडबिंदु तैल तो आपने नाम भी खूब सुना होगा, काफ़ी फेमस है। षडबिंदु तैल रोगाधिकार जो है शिरो रोगों का है, चक्रदत्त का अवदान है, बकरी के दूध की अजाचीर की इसके अंदर भावना है, सब पूछी हुई बातें हैं, किसका अवदान है, कौन से की भावना है, क्या रोगाधिकार है। ओके, इसमें कृष्ण तिल तैल डला हुआ है, अजाचीर भृंगराज स्वरस ये इसके मुख्य घटक हो जाएंगे। कल्क द्रव्य में कोई खास अभी जरूरत नहीं, ठीक है, डोज इसकी 6 बिंदु है इसलिए इसका नाम जो है षडबिंदु तैल जो है रखा हुआ है।
फिर आप आ जाओ षडबिंदु घृत करके है, ये तेल था, ये घी है, ठीक है। घृत जो है ये पीनस तथा अनेक सिरोगत रोगों में काम आया करता है, षडबिंदु घृत बड़ा फेमस है, ये योग रत्नाकर की तरफ से, योग रत्नाकर में आया हुआ षडबिंदु घृत। फिर अपथ्य क्या है, अपथ्य और पथ्य, ठीक है। शिरो रोगों में अपथ्य पथ्य, नेत्र रोगों में पथ्य पथ्य, ये जनरली जो है ये और भी बुक्स में हो सकते हैं। योग रत्नाकर के बड़े फेमस रहते हैं, योग रत्नाकर ने जो दिए हो ना वो आपकी एमसीक्यूज में पिछले सालों में पूछे हुए हैं। देख लेते हैं कुछ एक चीजें। विंध्य और सह्य पर्वत से निकली नदियों का जल अपथ्य है। दंत धावन नहीं करना है, दिन में सोना नहीं है शिरो रोग के पेशेंट को, ठीक है। क्या पथ्य है, वो लंघन करे, अग्निकर्म का उपयोग करे, उपनहा शीर वास्तु सर्दी वगैरह ये कर्मों का यूज करे, ठीक है। चरक जी के अकॉर्डिंग कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है शिरो रोगों के, उनको हम एक बार और पढ़ लेते हैं। चरक आचार्य के अकॉर्डिंग जो संखक शिरो रोग होता है उसमें जो दोष होते हैं वो पित्त, वात और रक्त होते हैं, PVR, ठीक है। अभी जब हम इनके दोष याद करने लगेंगे ना शिरो रोगों के, तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि शंख जो है ना, शंख मंदिर में जैसे शंख नहीं बजता बहुत तेज आवाज आती है दूर तक, तो ऐसे PVR में भी साउंड बहुत अच्छा होता है, बहुत दूर तक आवाज जाती, ठीक है। तो शंख जो है, ठीक है, वो PVR जैसा साउंड देता है, तो PVR पित्तवात रक्त ऐसा करके संखक में याद रख लेंगे। इसमें हम करेंगे शिरोविरेचन, सेक और विसर्प के समान चिकित्सा, ठीक है। विसर्प आपको बताई है, ठीक है, बिना RP के पित्त रक्त के विसर्प होता नहीं, तो मिलती जुलती दोष इसमें भी है, तो विसर्प चिकित्सा इसमें चल जाएगी। संखक में दोष जो है चरक आचार्य की तो PVR है, सुश्रुत जी अपने त्रिदोष प्लस रक्त बताएंगे, अभी याद करेंगे ये तो ऐसे ही इसमें आ गया है तो लिख रहे हैं, बाकी अलग से हमने इसको याद करना, टेबल बना के हमने रखी हुई है वहाँ पे, सुश्रुत में जाते हैं तो बुक में सारे लोगों की शिरो रोगों की। विधेय जी जो है उन्होंने रक्तपित्ती मान रखे हैं। अर्धाव भेदक में आ जाओ, चरक आचार्य कहते हैं कि अर्धाव भेदक में जो है चतुस्नेह का प्रयोग, नाड़ी स्वेद, उत्पन्ना स्वेद, शिरोवस्ती, प्रतिशय, शिरो रोग नाशक चिकित्सा, ये सब यूज करना है अपने को। सूर्यवर्त की चिकित्सा, सूर्यवर्त जो है उसको वात और रक्त या रक्त और वात दोष वाला जो है चरक जी ने मान रखा है, वो भी इजीली हम रवि करके याद रख लिया करते हैं। रवि जो है वो सूर्य का पर्याय होता है, और रे से रक्त हो जाता है, वै से वात हो जाता है, इसमें दोष जो है वो रक्त और वात रहते हैं, या वात रक्त कह लो आप। इसमें भोजन के बाद घृतपान करवाया जाता है, सिर पर त्रिस्नेह का धारण किया जाता है। अनंतवात ये सन्निपात से मान रखा है चरक आचार्य जी ने, इसमें शिरा मोक्षण करवाते हैं, और सूर्यवर्त नाशक जो चिकित्सा है, तर्पण नस्य वगैरह, उनका प्रयोग इसमें करवाया जाता है। तो ये कुछ एक कॉमन पूछे हुए क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये आए हुए हैं, ठीक है। कुछ नहीं आए हैं, उनके आने की उम्मीद है, बहुत अगल बगल के हैं, ठीक है, तो आ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिख रखे हैं अपने लोगों ने। हम चलते हैं अब एक बार बुक पे, थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। ये जो विंध्य और सह्य पर्वत वाली बात है ना, शिरो रोग में अपथ्य वाली, जब हम आपको वहाँ पे जाएंगे, सुश्रुत में एक आता है उधर 45 में, चरक में सूत्र 27 में जहाँ नदियों वाली बात आती है कि कौन से पर्वत से नदियाँ निकलती है, तो उसमें क्या गुण होता है, ठीक है। ये एक बात भी आचार्य लोगों ने बताई हुई है कि मान लो इस तरफ के पर्वत से वो नदी निकल रही है और उस नदी का मार्ग ये है, तो उसके जल का ये गुण होगा, तो ये काफ़ी डीप है थॉट तो। लेकिन उसी प्रकरण में चरक आचार्य जी विंध्य और सह्य पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं ये याद कराएंगे, ये ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चन है, कौन सी नदी जो निकलती है वो कैसे, तो हमने सबकी वो स्टोरी फॉर्म बना के रखी हुई है, उसमें ही हम इसको कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इसको ना सिर्फ, क्योंकि इंडिविजुअल चरक का ही यहाँ पे याद करना है, तो उतना याद रखना। शिरोहृद रोग कुष्ठानाम, शिरोहृद रोग कुष्ठानाम, शिरोहृद रोग कुष्ठानाम ता हेतु श्लीपदस्य च, ता हेतु श्लीपदस्य च, ओके। ये चरक जी बोलते हैं, ठीक है, किस जल के लिए, ठीक है, विंध्य और सह्य पर्वत से जो है, विंध्य सह्य और पारियात्र पर्वत से जो नदियाँ निकलती है, ठीक है, उनके जल के लिए। विंध्य सह्य और पारियात्र, इसकी चिंता मत करना आप, याद वगैरह करने की, कंपैरेटिव की कभी का जाके करने लग जाओ, मैं इसको कराऊंगा, ठीक है।
ओके। अभी जैसे कई छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे अनंतवात है, इसमें शिरामोक्षण चलने लग रहा है, पूछा हुआ क्वेश्चन ऑलरेडी कि अनंतवात में शिरामोक्षण होता है, तो इसमें शिरामोक्षण हुआ करता। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। चलो ठीक है, आ जाओ, बुक से करते हैं।